नमस्कार। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिजोनेंस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिजोनेंस और एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस का अध्ययन करेंगे। रिजोनेंस के पार्ट फर्स्ट में हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिजोनेंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिजोनेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजोनेंस और रिलेटिव स्टेबिलिटी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के निकालने का तरीका हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, एक तो प्लस आर और एक माइनस आर। जैसे हमने हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट को प्लस आई प्लस एच माइनस एच इस प्रकार से देखा, तो उसी प्रकार रिजोनेंस को भी हम प्लस आर और माइनस आर के दो रूपों में हम डिवाइड करेंगे। प्लस आर का मतलब वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, उनका लगता है प्लस आर, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनका लगता है माइनस आर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर हो जो बेंजीन को डोनेट कर सके, तो उसका लगता है प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो रहा है। इसी प्रकार अगर बेंजीन से ऐसे ग्रुप जुड़ जाए जो कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे, तो उनका लगता है माइनस आर इफेक्ट। अब प्लस आर वाले कौन कौन से हैं? जैसे OH ग्रुप हो गया, O माइनस हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, OR हो गया, OCOCH3 हो गया, NHCOCH3 हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SS, S माइनस etc। ये ग्रुप्स इनका लगता है प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, जो सबस्क्रिप्ट है उनको आप अच्छे से सही कर लेना। क्लियर? अब यहाँ पर NH2 का प्लस आर इफेक्ट OH से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, NH2 और OH दोनों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर्स, जो कि बेंजीन को डोनेट किए जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम। जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ से नाइट्रोजन लोन पेयर ऑक्सीजन की तुलना में आसानी से दे सकता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा लगता है। क्लियर? इसी प्रकार OH का प्लस आर इफेक्ट OR से ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। इसी प्रकार ये NHCOCH3 एमाइड ग्रुप है यहाँ पर, और OCOCH3, इन दोनों में आप देखो कि NHCOCH3 वाले का प्लस आर इफेक्ट OCOCH3 से क्या होता है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। क्लियर? तो लोन पेयर आसानी से अवेलेबल कौन करवाएगा? नाइट्रोजन। और NHCOCH3 का प्लस आर इफेक्ट NH2 से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, NHCOCH3 में नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी डिलोकलाइजेशन में होते हैं, इसलिए ये बेंजीन इनको कम अवेलेबल हो पाते हैं। लेकिन NH2 में यहाँ किसी प्रकार का डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो ये NH2 नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर्स हैं वो इजीली बेंजीन की तरफ डोनेट किए जा सकते हैं। सेम इसी प्रकार OH का प्लस आर इफेक्ट OCOCH3 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिजोनेंस में होते हैं, जिससे बेंजीन के लिए कम अवेलेबल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर OH का प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट की। माइनस आर कौन कौन से ग्रुप होते हैं? जैसे CHO ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, एमाइड हो गया, NH2, COCl एसिड क्लोराइड हो गया, SO3H हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया, ये वाले ग्रुप। तो यानी कि आप यहाँ देखो, बेंजीन से इन ग्रुप्स में कार्बन जुड़ा हुआ है सीधा, लेकिन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है? जहाँ से जैसे ये नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो कि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन अब इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि NO2 का माइनस आर लग रहा है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की जगह कार्बन हो, क्लियर, तो जैसे CHO हो गया, COR हो गया, COH हो गया, तो इनसे कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। क्लियर? और वहाँ पर डबल बॉन्ड भी है।
तो वहाँ पर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कार्बन और उस हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो जाएगी और वह बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसका -R लगेगा। इसी प्रकार वे स्पीसीज जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उनका भी क्या लगता है -R, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राईमेथिल फॉस्फीन जैसे Me3+, ट्राईमेथिल आर्सिन AsMe3+, डाइअल्काइल सल्फर Sr2+। इसी प्रकार वे स्पीसीज जिनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है उनका भी क्या लगता है -R इफेक्ट। जैसे बेंजीन के साथ बोरोन के कंपाउंड जुड़ जाए, जैसे Br2 हो गया, ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कंपाउंड हो गया। तो इनमें क्या होता है कि बोरोन के पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण यह भी -R इफेक्ट शो करता है। ये बात होगी टाइप्स ऑफ रिजोनेंस की। अब बात कहते हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनका +R भी लगता है और -R भी लगता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ अगर नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ जाए, देखो नाइट्रोसो बेंजीन का एग्जांपल देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जब जाएंगे तो इस NO2 ग्रुप का लगेगा -R इफेक्ट, क्योंकि अब ये NO ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका NO का लग रहा है -R। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाए, ठीक है, तो उसका क्या लगेगा फिर +R। तो सेम नाइट्रोजन का +R भी लग सकता है, -R भी लगता है। अब अगर एक का +R लगता है तो दूसरे वाले का -R लगता है। अगर जैसे NO ग्रुप का अगर -R लगता है तो बेंजीन का क्या लगेगा +R। इसी प्रकार अगर NO का +R लगता है तो बेंजीन का क्या लगेगा -R, ठीक है। इसी प्रकार बेंजीन सल्फिनिक एसिड हो गया SO2H, यहाँ भी सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सल्फर और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ये SO2H ग्रुप -R इफेक्ट शो करेगा। और अगर सल्फर के लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाए तो ये क्या लगेगा +R इफेक्ट। अब यहाँ पर ये है ये लोन पेयर से है, क्लियर। इसी प्रकार स्टाइरिन में देखो आप CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर CH डबल बॉन्ड CH2 के पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जाते हैं तो +R लगता है, और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अगर CH डबल बॉन्ड CH2 की तरफ जाते हैं तो -R लगता है, क्लियर। इसी प्रकार बाइफिनाइल्स में दोनों बेंजीन लिंक जुड़ी हुई है, इनका +R और -R लगता है। इसी प्रकार कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि +R और -R शो नहीं करते, उनका केवल क्या लगता है -I इफेक्ट, जैसे NR3+, NH3+, OR2+, OH2+, इन सभी का क्या लगेगा ओनली -I इफेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है जिससे ये बेंजीन को डोनेट कर सके, क्लियर। तो यहाँ पर ओनली क्या लगता है -I इफेक्ट। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो रिजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, हमने अब तीनों पढ़ चुके हैं लगभग, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। जैसे फर्स्ट, रिजोनेंस वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद इक्वल इंटेंसिटी एंड इट नेवर वर्क्स एट मेटा पोजिशन। अनुनाद ऑर्थो पैरा पोजिशन पर समान इंटेंसिटी के साथ कार्य करता है, लेकिन मेटा पोजिशन पर यह कार्य नहीं करता है। ध्यान रखना, हमेशा रिजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही लगता है। हमने इतनी सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, फिनॉल की पढ़ ली है, नाइट्रोफिनॉल की, नाइट्रोबेंजीन की, क्लियर। तो इनकी फिनॉक्साइड आयन की, इनकी आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, आपको दिखेगा कि वहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है, मेटा पोजिशन पर कोई चार्ज नहीं आता है। तो रिजोनेंस केवल ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही कार्य करता है। और साथ ही रिजोनेंस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोसीड होता है, क्लियर, जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो रिजोनेंस प्रोसीड इन द सिस्टम वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स इन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। रिजोनेंस कैसे कार्य करता है? मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर में पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोसीड होता है। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क एट ऑल पोजिशन बट विद डिफरेंट इंटेंसिटी। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह सभी पोजीशन पर कार्य करता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। रिजोनेंस की तो सेम इंटेंसिटी थी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की क्या होती है? अलग अलग इंटेंसिटी होती है।
Inductive effect proceed in the system via sigma electrons in molecular plane of the system. जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह सिस्टम में मोलिकुलर प्लेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोसीड होता है, हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। हाइपर कंजुगेशन वर्क्स जस्ट लाइक रिजोनेंस। जो हाइपर कंजुगेशन है, अतिसंयुग्मन है, वह अनुनाद की तरह ही कार्य करता है। अब यहाँ बेंजीन से क्या जोड़ा, क्या बनने, कोई जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस जेड ग्रुप का प्लस माइनस आर भी लग सकता है, प्लस माइनस आई भी लग सकता है। यहाँ पर जिस कार्बन एटम से ये जेड जुड़ा हुआ है उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन, इसके पास वाली को बोलते हैं ऑर्थो, फिर मेटा और ये पैरा पोजीशन होते हैं। सेम ऐसे ये मेटा और ये ऑर्थो होगी। अब यहाँ पर हमने इतनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉक्साइड आयन, उनमें हमने देखा कि जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज था वो ओनली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ रहा था। तो रिजोनेंस ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कार्य करता है और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग इंटेंसिटी के साथ और सभी पोजीशन पर कार्य करता है। इप्सो पर भी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, सभी पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट की वो होती है सबसे ज़्यादा इप्सो पोजीशन, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर सबसे कम पैरा पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी के साथ साथ उसका प्रभाव कम होता जाता है। ये हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो बेंजीन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या माइनस नेगेटिव चार्ज हो, तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ये मोलिकुलर प्लेन में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, sp2 संकेत कक्षक में होता है, मोलिकुलर प्लेन में होता है। तो यहाँ पर जो बेंजीन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका ओनली प्लस माइनस आई इफेक्ट ही कार्य करता है, क्योंकि प्लस माइनस आई मोलिकुलर प्लेन में कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार बेंजाइन से अगर यहाँ पर ये बेंजाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और है, यहाँ पर ये बेंजाइन में अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसका क्या लगता है, ओनली प्लस माइनस आई इफेक्ट ही लगता है। ठीक है ना, इसको सही कर लेना, बेंजाइन कर देना इसको। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिजोनेंस से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होती है। ये हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। और हम पिछले वीडियोज़ में जब हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था तो हमने देखा था कि रिजोनेंस के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक कार्बोनेट आयन है CO3 यहाँ पर ये कार्बोनेट आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्लियर, तो यहाँ हम पहले बॉन्ड ऑर्डर्स वाले चैप्टर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो भी बॉन्ड अपन लेते हैं वो सेम होना चाहिए तीनों में, ऊपर वाला ले लो ऊपर वाला लो। फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2, 3 और 1 4। टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.33। इसी प्रकार NO3 का ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी तीनों, और बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था 1.33। इसी प्रकार ClO4- आयन की ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.75। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। क्लियर, तो देखो आगे देखो ये CO2 अपना, ये हमने पिछले बॉन्ड ऑर्डर वाले में नहीं लिए थे एग्जाम्पल, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस कार्बन का संकरण क्या होता है sp, ये दोनों sp2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है। क्लियर, तो अगर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर और ये वाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो हमें प्राप्त होता है ये वाली स्ट्रक्चर। और सेम इसी प्रकार अगर लोन पेयर इधर और ये इधर जाए तो हमें प्राप्त होती है ये वाली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 2, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर, और अगर मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए बॉन्ड्स लिए तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3, 2, 5 और 1 6/3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, देखिए आप, जैसे पूछ ले आपसे कि CO2, CO3 2 CO प्लस और CO है ना, इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो यहाँ पर देखो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपना 2.0, CO3 2 क्या है 1.33।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम MOT पढ़ेंगे आगे तब भी हम सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। MOT से भी हम निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बटा 2, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी। और एक ट्रिक भी होती है, अगर हेटेरो एटम्स में या दो एटम्स हो जिनसे बॉन्डिंग हो रही है, वहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 आता है तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, और 14 से एक एक कम कर दो, जैसे इधर 15, 16, 17, एक एक इधर 13, इधर 12, इधर 11। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 में से 0.5 कम करते जाओ, तो इधर कितना होगा 2.5, 2.0, इधर भी 2.5, 2.0, 1.5। इस प्रकार से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो CO+, यहाँ अपवाद होता है CO+, CO इसमें थोड़ा अपवाद होता है, क्योंकि CO+ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और ऑक्सीजन के पास 8, 8 6 14, 14 में से एक गए तो 13, तो 13 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। ये आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, क्लियर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, CO3 का, ठीक है। यहाँ का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे दे अपन, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, 2 नंबर ज़्यादा, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। इसी प्रकार NO+, NO-, NO, NO2- और NO3-, क्लियर। यहाँ पर इन दोनों को तो अपन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा दे सकते हैं, फिर 1.5 और 1.33, और यहाँ पर हम अपना वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के कितना होते हैं 7, और ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, 8 7 15, 15 में से एक गए तो 14, 14 का कितना आता है 3। उसी प्रकार नाइट्रोजन का 7, 8 15, और 15 1 16, ठीक है। तो 16 का कितना आएगा 2, 0.5 कम हो गया ना, 2 1 कम कर दो 3 में से तो 2। इसी प्रकार 8 7 15 का 2.5। तो ये वाली जो ट्रिक अपन ने देखी थी उसके अनुसार हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर क्या आ गया 5, फिर 4, फिर 3, 2, फिर 3, फिर सबसे कम 1। तो इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्तियों के स्थायित्व को निकालने में किस प्रकार से रेजोनेंस हेल्प करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ध्यान रखना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एलाइलिक कार्बोकेटायन से। क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जबकि एलाइलिक कार्बोकेटायंस में इतना डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से कम होती है। और बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक, जिसमें बेंजाइलिक भी है और एलाइलिक भी है, तो उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से ज़्यादा होती है, और बेंजाइलिक तो एलाइलिक से ज़्यादा है ही, क्लियर। तो ये ऑर्डर अपन को ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंबाइन इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर हम प्लस H इफेक्ट भी देखते हैं, माइनस H भी देखते हैं, प्लस R माइनस R सब देखेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम देखते हैं कि कार्बोकेटायंस में हाइपर कंजुगेशन में काम आता है। तो यहाँ पर देखो 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, क्लियर, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये सब एलाइलिक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 3। थर्ड वाले में कितने हाइड्रोजन एटम है देखो आप, यहाँ देखो। इससे पॉजिटिव जब ये डीलोकलाइजेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आएगा, और यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके अल्फा कार्बन पर 3, तो ये 3, ये 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें हो गए। इसी प्रकार इसमें देखो आप 3 तो यहाँ पर है, और जब ये डीलोकलाइजेशन के द्वारा इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा तो 3 3 6 इधर, 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। और जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ये हम हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस में पढ़ चुके हैं। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा 4, फिर 3, फिर 2, फिर सबसे कम फर्स्ट। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखो आप, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फर्स्ट वाला बेंजाइलिक ओनली, सेकंड में बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक दोनों है, और साथ में यहाँ पर जब ये डीलोकलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं 0,
यह भी बेंजाइलिक और एलाइलिक है, लेकिन यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इसके। जब ये डीलोकलाइजेशन होगा इधर तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 3, और बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 3 3 6 तो ये हो गए। जब यहाँ ये डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो 0। तो 6 बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक है, और साथ में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 6। यहाँ पर कितने? 3 ओनली, और ये केवल बेंजाइलिक है। हमने पहले देख चुके हैं कि बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? तो यहाँ पर जिसमें भी बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक है, सबसे पहले तो उसकी स्टेबिलिटी देखो। तो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में ज़्यादा है? 4 नंबर में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? 4, फिर 3 और फिर 2। अब बात करते हैं बेंजाइलिक में। अब दोनों बेंजाइलिक बची है 1 और 5 नंबर। तो यहाँ पर 5 नंबर में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 1 से। क्लियर? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशंस इनको कंबाइन इफेक्ट देखना कार्बोकेटाइंस में। जैसे अगर यहाँ पर बेंजीन से ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ से कोई जेड जुड़ गया, ठीक है, तो जेड इफेक्ट जो भी जेड अपना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है बेंजीन से, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसका प्लस आर या प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो वह इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और अगर उसका माइनस इफेक्ट लग रहा है तो वह इस स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। हम पढ़ चुके हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्लस आर सबसे ज़्यादा, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, और फिर सिंपल, फिर माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या जेड कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिंपल CH2 प्लस जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक है सभी, लेकिन यहाँ पर NO2 जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पर, या मेटा पोजीशन पर, और यहाँ पर पेरा पोजीशन पर। हम जानते हैं कि NO2 का माइनस आई भी लगता है और माइनस आर भी लगता है। माइनस आर इफेक्ट ओनली ऑर्थो पेरा पोजीशन पर लगता है, और माइनस आई इफेक्ट तीनों पोजीशन पर लगता है। तो ऑर्थो, मेटा और पेरा पे, और पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को कार्बोकेटाइंस को कौन स्टेबलाइज करता है? जो उसको इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस पर और ज़्यादा कमी कर देंगे इलेक्ट्रॉनों की, तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। अब यहाँ पर सभी माइनस वाले सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट सबसे कम किसका लग रहा है। तो सबसे कम किसका लगता है? एक तो सिंपल में, जिसमें कोई भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सिंपल। अब बात करते हैं कि इन तीनों में से कौन है जिसमें केवल माइनस आई लग रहा है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट कम डोमिनेट होता है माइनस आर से, तो फिर मेटा का होगा। अब बात करते हैं ऑर्थो पेरा में। तो देखो रिजोनेंस तो इक्वल इंटेंसिटी के साथ कार्य करता है, तो वो तो ऑर्थो पेरा समान होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पेरा पोजीशन पर कम लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम है पेरा पोजीशन पर, तो फिर पेरा की स्टेबिलिटी होगी, फिर सबसे कम ऑर्थो वाले की होगी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखो आप। अगले एग्जाम्पल में NO2 की जगह हमने ले लिया OCH3 ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप ले लिया, ऑर्थो मेटा पेरा। OCH3 का लगता है प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन में लोन पेयर है तो बेंजीन को दे सकता है, तो प्लस आर, और चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो क्या लगता है? माइनस आई। तो यहाँ प्लस आर और माइनस आई, तो इफेक्ट दोनों ऑर्थो पेरा पोजिशन पर लगेगा, लेकिन मेटा पोजिशन पर ओनली माइनस आई लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? प्लस वाले। ठीक है, अब प्लस आर डोमिनेंट होता है माइनस आई पर, तो प्लस आर जहाँ जहाँ लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? अब देखना है कि प्लस आर तो सेम इंटेंसिटी के साथ है। अब माइनस आई सबसे कम किसका लग रहा है? तो सबसे कम किसका लगता है? पेरा पर। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पेरा की, फिर ऑर्थो की, फिर सिंपल, और सबसे कम मेटा वाले की, क्योंकि मेटा पे माइनस आई लग रहा है और सिंपल पे कुछ नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप हो तो CH3 का क्या लगता है? प्लस एच और प्लस आई, और प्लस एच सेम रिजोनेंस की तरह कार्य करता है, तो ऑर्थो पेरा पोजिशन में प्लस एच लगता है और मेटा पोजिशन में प्लस आई लगता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लस एच और प्लस आई दोनों लग रहे हैं उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्लस एच और प्लस आई तो सेम इंटेंसिटी, प्लस एच और प्लस एच दोनों सेम इंटेंसिटी के साथ है ऑर्थो पेरा पे। अब देखो प्लस आई किसका ज़्यादा लगेगा? प्लस आई ऑर्थो पोजिशन में ज़्यादा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑर्थो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर पेरा, फिर मेटा और फिर सिंपल। क्लियर? अब अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर जोड़ दिया मैंने क्लोरीन। क्लियर?
अब देखो जब हेलोजन जुड़ जाते हैं तो हेलोजन्स कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। हेलोजन्स में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर इनका प्लस आर क्योंकि लोन पेयर है और माइनस आई दोनों इफेक्ट लगते हैं। लेकिन जब हम हेलोजन जुड़े हुए हो और एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे होता है कि जो फ्लोरीन है उसका प्लस आर डोमिनेंट होता है प्लस माइनस आई पे। क्लियर, तो यहाँ पर हम प्लस आर को डोमिनेंट मानेंगे। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पर हम माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पर। ये आप ध्यान रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का प्लस आर माइनस आई, ऑर्थो पेरा पोजिशन में दोनों लग रहा है, मेटा पोजिशन में ओनली माइनस आई लगता है। और हमने अभी देखा कि प्लस आर से ज़्यादा डोमिनेंट होता है माइनस आई, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट को हम ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत मेजर इफेक्ट है। क्लियर, तो जहाँ पर माइनस आई लग रहा है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा ही करेगा, वहाँ प्लस आर थोड़ा कम डोमिनेंट है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सिंपल वाले की, क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। फिर पेरा वाले की, क्यों, क्योंकि पेरा पर माइनस आई इफेक्ट कम लगता है। फिर मेटा पे और फिर ऑर्थो की, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन की जगह फ्लोरीन जोड़ दूँ तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फ्लोरीन का क्या डोमिनेंट होता है, प्लस आर डोमिनेंट होता है माइनस आई पे। तो प्लस आर जहाँ जहाँ लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और माइनस आई जहाँ कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी प्लस आर वाले में। तो यहाँ पर देखो प्लस आर माइनस आई ऑर्थो पेरा दोनों पर लग रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आई इफेक्ट पेरा पोजीशन पर कम लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पेरा की, फिर ऑर्थो की, फिर सिंपल सबसे कम मेटा, क्योंकि मेटा पर ओनली माइनस आई लग रहा है। माइनस वाले पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगला बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, तो देखो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा डिलोकलाइज होता है। उसी प्रकार फिर बेंजाइलिक और सबसे कम एलाइलिक की। यहाँ भी अगर नेगेटिव चार्ज यानी CH2 जुड़ा हुआ उस बेंजाइलिक जो CH2 माइनस है वहाँ से वो जेड ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वह नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को इसको न्यूट्रलाइज की तरफ लेके जाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का सबसे ज़्यादा, फिर सिंपल और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले जहाँ जुड़े हुए हैं उसका सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। तो माइनस इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो माइनस आर सबसे ज़्यादा, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई, फिर सिंपल, फिर प्लस आई, प्लस एच और प्लस आर। ये एक ऑर्डर अपन को ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दिया मैंने, तो NO2 का क्या लगता है, माइनस आर और माइनस आई लगता है। तो जिसमें माइनस आर माइनस आई दोनों लग रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आर तो सेम इंटेंसिटी के साथ है। अब देखो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर पेरा, फिर मेटा और फिर सिंपल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन वी विल सी द इनडायरेक्ट हाइपर कन्जुगेशन। ठीक है, जब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को हम डिसाइड करते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट हाइपर कन्जुगेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट हाइपर कन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कन्जुगेशन वाया पाई सिस्टम। अब देखो ये कार्बोकेटायन से CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 से CD3 जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि कार्बोकेटायंस में हाइपर कन्जुगेशन होता है तो CH3 का प्लस H ज़्यादा होता है CD3 से। क्लियर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ज़्यादा होगा जहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कार्ब एनायन हो तो हम जानते हैं कि कार्ब एनायन में हाइपर कन्जुगेशन कार्य नहीं करता, तो यहाँ पर CH3 और CD3 का क्या लगेगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट अपन देखेंगे, और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है किसका, CD3 का। तो इसका जब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये CH2 माइनस जिस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उस पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट CD3 से कम होता है, इस कारण इस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। इसी प्रकार कार्ब एनायन से अगर CF3 और CCl3 जुड़ जाए, हम जानते हैं कि यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन तो कार्य करेगा नहीं, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, CF3 का, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन की तुलना में।
तो जहाँ माइनस आई ज़्यादा लगेगा उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर CH2 माइनस CF3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब अगला एग्जांपल देखो, ये दोनों कार्बन आयन्स हैं, यहाँ पर एक में CH3 जुड़ गया और एक CD3 जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान दो इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन लगता है, हाइपर कंजुगेशन बाय पाई सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CD3 का, लेकिन प्लस एच इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? CH3 का। तो जहाँ पर जो प्लस एच इफेक्ट, अब यहाँ प्लस एच भी देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन कार्य कर रहा है इस वाले केस में। तो जहाँ प्लस एच ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जहाँ प्लस एच कम है। इसी प्रकार CF3 और CCl3 में देखो, CF3 का माइनस आया तो ज़्यादा होता है CCl3 से, लेकिन माइनस एच किसका ज़्यादा होता है? CCl3 का। और माइनस वाले इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? अब CH2 माइनस में, जिसमें CCl3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में। फ्री रेडिकल्स में भी बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर बेंजाइलिक की, और सबसे कम किसकी होती है? एलाइलिक की। एग्जाम्पल दो एक, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स की अपन को स्टेबिलिटी देखनी। तो देखो फर्स्ट वाले में ओनली एलाइलिक, ये एलाइलिक देखो कैसे आएगा, जब ये इधर जाएगा, देखो ये एलाइलिक तो ये, और साथ में यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम में? 2 तो यहाँ पर, और जब ये रेडिकल इधर आएगा तब 2 उस साइड में होंगे। क्लियर? जब ये रेडिकल इधर आएगा तो 2 ये और 2 ये, 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ हो गए। ये कैसा है? देखो ये एलाइलिक, और जब ये रेडिकल इधर आएगा तो ये बेंजाइलिक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम ये हो गए। इसी प्रकार ये वाला ओनली एलाइलिक है, और कितने हाइड्रोजन एटम है इसमें अल्फा पोजीशन पे? 2 तो यहाँ पर है, और जब ये यहाँ पर आएगा तो 3 और 2 5 यहाँ पर, तो 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन प्लस एलाइलिक। यहाँ पर देखो चौथे केस में ये बेंजाइलिक है, ये और एलाइलिक दोनों है, बेंजाइलिक भी और एलाइलिक भी। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम में है? 2 यहाँ पर है, और जब ये यहाँ पर जाएगा डिलोकलाइजेशन के बाद में, तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें है। इसी प्रकार इसमें ये ओनली क्या है? फ्री रेडिकल है, ये एलाइलिक भी नहीं है और बेंजाइलिक भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 2 और 2 4। ये भी सिंपल है, तो यहाँ पर 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें कितने? ये देखो एलाइलिक है, और ये इसमें तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, लेकिन जब ये यहाँ आएगा डिलोकलाइजेशन के बाद तो यहाँ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम। ये एलाइलिक है, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? तो 3 2 5 तो यहाँ पर है। जब डिलोकलाइजेशन के बाद में ये यहाँ पर आएगा तब 3 2 5 यहाँ होंगे, 10 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें होंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक वाले की सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? फिर एलाइलिक की, और फिर सिंपल वाले की। तो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक कौन कौन है? तो 2 नंबर है और एक 4 नंबर है। अब यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में ज़्यादा है? तो 4 नंबर में 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जबकि 2 में 4 ही है। तो फिर 4th नंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 नंबर। अब बात करते हैं एलाइलिक वालों में। तो एलाइलिक कौन कौन से हैं? 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये एलाइलिक है। अब यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा किस में? 8 वाले में, जिसमें 10 है, फिर 3 वाले में 7, और 1 वाले में 4। चलिए अब बात करते हैं ये जो सिंपल बची स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी है? 5 6 और 7। 7 भी एलाइलिक है, तो 7 में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये कम। तो 6 और 7, 6 और 5 ये सिंपल वाली। यहाँ पर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं? तो 6 में ज़्यादा है, तो 6 की ज़्यादा स्टेबिलिटी, और फिर सबसे कम 5 की। तो इस प्रकार से हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को अभी हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के द्वारा निकालते हैं। धन्यवाद।